आज हम इस क्लास में कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र में भारत को विभिन्न क्षेत्रों एवं उप क्षेत्रों में विभाजित करने के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हम अपने घर में अलग-अलग तरीके का सामान अलग-अलग रखते हैं, स्कूल में भी अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उत्पादन क्षेत्र में भी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसी प्रकार हम लोग राष्ट्रीय आय या जीडीपी को मापने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने 3 भागों में बांटा है। अर्थव्यवस्था का यह आर्थिक विभाजन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वास्तव में अगर हम देखें तो भारत एक बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र है और इसके विभाजन में आप देखेंगे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं। ये एक ग्रुप है जो ईंटे के भट्टे में काम कर रहा है। ईंटे के भट्टे के लिए मिट्टी पृथ्वी से मिलती है, नेचर देता है। फायरवुड्स जिससे लकड़ियां जला करके इसको तपाया जाता है, वो भी प्रकृति से मिलता है। पानी भी प्रकृति से मिलता है। तो आप देखेंगे ये प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है। आप दूसरी तरफ देखेंगे ये कमर्शियल क्रॉपिंग हो रही है, खेती की जा रही है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र का ही हिस्सा होगा। तीसरी तरफ आप देखिए ये बने हुए मैन्युफैक्चर्ड कपड़े आपको सामने बेचे जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप बताता है। यहाँ देखिए ये कुली का काम कर रहा है और ये अखबार वाले को अखबार लेकर के पैसा दे रही है। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी ने इन 3-4 पिक्चरों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत खूबसूरती से दिखा दिया है। अगर हम आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि थोड़ा ये स्क्रीन छोटा कर दिया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से दिखाई पड़े। तो जैसा कि मैंने बताया, कक्षा 10वीं की इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नाम का ये चैप्टर है। अब प्रश्न ये आता है, व्हाई देयर इज ए नीड फॉर डिवीजन ऑफ इकोनॉमी इन सेक्टर्स। उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो नेचर ऑफ रिसोर्सेस यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड। प्रत्येक क्षेत्र का जो विभाजन किया गया प्यारे बच्चों, उसमें किस प्रकार का इनपुट यूज किया जाता है, आगत यूज किया जाता है, किस प्रकार का उसका आउटपुट होता है, उत्पादन होता है, इसके स्वभाव में अंतर होता है। स्वभाव में यह अंतर पाया जाता है जिसके कारण हमें हर क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स में, उप सेक्टर्स, सब सेक्टर्स में बांटना पड़ा है। इसके अलावा किस क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिला है, किस क्षेत्र ने कितने नेशनल इनकम में कितना योगदान दिया है, और नीति निर्माण करने के लिए हमें ये सारी चीजें की जरूरत होती है कि हमें सरकार किस क्षेत्र पर ध्यान दे, किस क्षेत्र के में रोजगार ज्यादा मिलता है, किस क्षेत्र से उसका इनकम ज्यादा आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हमें इसकी आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि भारत में अगर ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपके सामने है, इसमें हमने अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर्स में बांटा। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या गौड़ क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र। प्राइमरी क्षेत्र सेक्टर को हमने 4 सब पार्ट्स में बांटा है। कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाएं, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, वन, जंगलात एवं लट्ठे बनाना, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। फिशिंग बेटा मत्स्य उद्योग होता है, और माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये चारों को हमने प्राइमरी क्षेत्र में बांटा है। इसी तरह आप देखेंगे द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो
इसको दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इसके अलावा एक इसमें और डाला गया है इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। प्यारे बच्चों, ये स्पेशल क्षेत्र है और इसको भारत सरकार, इसमें तीनों की तीनों भारत सरकार के ही हाथ में है, तो इसलिए इसको द्वितीय क्षेत्र में ही डाला गया। अब इसके अंदर जो दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, निर्माण एवं विनिर्माण। निर्माण कार्य की अगर हम बात करें तो कच्चा कंस्ट्रक्शन, पक्का कंस्ट्रक्शन आपके देश में पाया जाता है। पक्का कंस्ट्रक्शन में हम सीमेंट और ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते हैं। कच्चा कंस्ट्रक्शन में हम लोग अपना जो झुग्गी झोपड़ी जिसे आप कहते हैं, गारा मिट्टी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने दो भाग में बांटा है, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों के दोनों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या निर्माण क्षेत्र के, विनिर्माण क्षेत्र के दो हिस्से हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई का उत्पादन की बात करते हैं तो सरकार इसे खुद अपने आप नियंत्रण में रखती है, कंट्रोल करती है और उसी के हिसाब से चलता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है तीसरा और बड़ा क्षेत्र जो कि आपको हर जगह दिखाई पड़ता है, फिजिकली नहीं दिखाई पड़ता लेकिन इसकी सेवा आपको हर जगह दिखाई पड़ती है। इसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आता है, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट्स आता है और कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज। ये तीनों के तीनों इसके सब सेक्टर्स हैं। और आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में रोड, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, स्टोरेज भी आता है एंड कम्युनिकेशन भी आता है, ट्रेड एंड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स भी आते हैं। और इसमें सब प्रकार के रेलवे ट्रांसपोर्ट बाय मींस, कम्युनिकेशन, सभी तरीके के जो आपके टेलीफोनिक वगैरह है सब इसमें आ जाते हैं, इंटरनेट वगैरह सब इसी में आ जाता है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपका फाइनेंस और रियल एस्टेट्स में आ जाता है। रियल एस्टेट्स में आपका जो प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह है वो सब इसमें आती है। कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज में आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और आप देखेंगे कि जो सामान्य सेवाएं होती है जो हमें सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या जिला प्रशासन हमें प्रोवाइड करता है। तो ये इस तरीके से भारत के 3 क्षेत्रों का निर्माण हुआ। प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बताएं तो प्राथमिक क्षेत्र की खासियत क्या है? Why there is a need for primary sector? प्राथमिक क्षेत्र की खासियत सबसे पहले आपको बताया जाए, when goods are produced by exploiting natural resources। प्राथमिक क्षेत्र में हम उन सब सेक्टर्स को रखते हैं जब जो कि नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं और उस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपने उत्पादन करते हैं। अब वाई इट इज प्राइमरी? प्राइमरी ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, कृषि इसका हिस्सा है। आप समझ सकते हैं लगभग 67% भारत की जनसंख्या इस समय भी कृषि पे ही वर्किंग फोर्स काम कर रही है। तो अभी भी भारत जो है वो कृषि का ही देश माना जाता है। तो प्रोवाइड्स, ये सबसे बड़ी बात है, इसको प्राइमरी सेक्टर हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये सभी को, सारे सेक्टर्स को बेस प्रोवाइड करता है, आधार प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसकी और खासियत है कि मनुष्य की ज्यादातर जो एसेंशियल नीड्स है खाने की, वो ये पूरा करता है प्राइमरी सेक्टर। अगर हम आगे बढ़े तो इस द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र की खासियत होती है वो नेचुरल प्रोडक्ट जो उसको मिला है उसको मशीनों में इस्तेमाल करता है, मशीनों के इस्तेमाल करता है और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, बिजली का इस्तेमाल करता है, एनर्जी का इस्तेमाल करता है और एक नई चीज का प्रोडक्शन कर देता है। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं या कंस्ट्रक्शन सेक्टर कहते हैं। अब ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी के बाद सेकेंड स्टेप पे ये आता है। सेकेंड स्टेप पे कैसे आता है? इसने प्राइमरी सेक्टर के उत्पादन को, आउटपुट को इस्तेमाल किया एज एन इनपुट, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में आता है। प्यारे बच्चों, तीसरा जो क्षेत्र है वो सेवा का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की खासियत है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही क्षेत्रों को ये सहयोग प्रदान करता है। सेवा क्षेत्र में शिक्षा भी है, सेवा क्षेत्र में आपकी टेक्नोलॉजी भी है, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, सेवा क्षेत्र में आपके कम्युनिकेशंस भी हैं,
सेवा क्षेत्र में आपके ट्रांसपोर्टेशन भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, एजुकेशन सेंटर्स भी हैं, सारे के सारे सेवा क्षेत्र में है। तो प्यारे बच्चों, ये आप सोच सकते हैं रोड्स भी, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि सामान लाना ले जाना, ये प्राइमरी सेक्टर को भी इसकी जरूरत पड़ती है, इसको सेकेंडरी सेक्टर की भी जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के जो सेवा क्षेत्र है वो दोनों क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करता है, सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम इसके अंदर पाएंगे कि हाउ टू वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। अब इन तीनों क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो एनएसएसओ एक संस्था है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डेटा कलेक्ट करती है और वास्तव में जो हम ऐड करते हैं उसमें उस जीडीपी की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो क्लिप भी बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। बाय द वे, यहाँ के लिए हम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 सेक्टर्स। इन तीनों सेक्टर्स द्वारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ने जो उत्पादन किया है वो उसका मौद्रिक मूल्य। तो एक वित्तीय वर्ष में जो इन तीनों क्षेत्रों ने अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया उसका मौद्रिक मूल्य। तो इसमें 2-3 चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है मनी वैल्यू। क्या होती है? मनी वैल्यू होती है किसी भी वस्तु की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ और उसकी प्रति इकाई कीमत क्या है, इन दोनों को गुना कर दो, ये उसका मनी वैल्यू आ जाएगा। जब हम बात फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की करते हैं तो वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बारे में एक अलग से मेरा वीडियो क्लिप है, कृपया उसको देख लें, बहुत डिटेल में है, उसको आप सही से समझ पाएंगे। यहाँ के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की परिसीमा से बाहर आ चुकी हैं, ऐसी वस्तुएं जो फाइनली उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए तैयार हो चुकी हैं, अंतिम वस्तु कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनका अभी अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग होना है, उनको हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। कच्चा माल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्यारे बच्चों, जो मध्यवर्ती वस्तुएं उसको राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अंतिम वस्तुओं को हम शामिल करते हैं, और ये सब एक वित्तीय वर्ष में होनी चाहिए। एक वित्तीय वर्ष का मतलब है एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में ही होना चाहिए। तो अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर की क्या बात है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च तक। इस दौरान जो भी उत्पादन किया जाता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, वो उस देश की जीडीपी कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसके अंदर जाएं तो आपके सामने एक नया स्लाइड आ रहा है और आप देखेंगे इसके अंदर कि वास्तव में क्या स्थिति है। प्राइमरी और अंतिम वस्तुओं के बारे में मैं चाह रहा हूं कि आप लोग समझ में आ जाए आप लोगों को। हाउ डू वी कैलकुलेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? तो इसके अंदर बेटा देखिए, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। आप देखेंगे कि सेक्टर सीरियल नंबर है, इधर सेक्टर है, इधर वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसे मध्यवर्ती लागत कहते हैं, और इसे वैल्यू एडेड कहते हैं। वैल्यू एडेड को हम फाइनल गुड्स भी कह सकते हैं, फाइनल कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। एक फार्मर है, फार्मर ने क्या किया है, उसने 1000 रुपए का सामान, सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदा है, और उसने खरीदा है 1000 रुपए का सामान, और उसका जो उसने फसल बेचा है, शुगर में जो उसने अपना सामान बेचा है, वो सामान उसको 3000 रुपए में बेचा उसने। अब आप देखिए इसका फार्मर का जो योगदान है, वो 3000 तो उसने कमाया है, लेकिन उसमें से 1000 रुपए उसकी लागत थी। इस प्रकार उसका योगदान 2000 रुपए होता है। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में किसान ने 2000 रुपए का सामान ऐड किया है, क्योंकि 3000 का उसका उत्पादन है, लेकिन 1000 की उसकी मध्यवर्ती लागत है, इसलिए उसको मध्यवर्ती लागत को हटा करके ही अंतिम मूल्य उसका निकालना होगा। प्यारे बच्चों, द्वितीय क्षेत्र में जब हम एंट्री करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में आप देखेंगे कि मिल ने एक 3000, ये वाला 3000 का सामान किसान से खरीदा उसने, कच्चा माल, चाहे वो व्हीट हो चाहे शुगर हो, डिपेंड करता है कि कौन सी मिल है ये। अब 5500 रुपए का उसने बेचा है, बिस्किट बनाया, बिस्किट 5500 रुपए का बना, और 5500 रुपए का सामान उसने बिस्किट बनाकर बेच दिया। 5500 का बेचा, 3000 लागत थी, इसने कुल कमाया कितना? 2500। ये इसकी फाइनल आउटपुट है, वैल्यू एडेड है बाय
इंडस्ट्री सेक्टर है। तीसरे सेक्टर की हम बात करें जिसमें अब ट्रेडर्स में आ जाएगा, विक्रेताओं में आ जाएगा, सर्विसेज में आ जाएगा। उन्होंने क्या किया, ये 5500 का सामान यहाँ खरीदा था लेकिन 7100 का बेच दिया उसने बिस्किट कंज्यूमर्स को। प्यारे बच्चों, 7100 में से 5500 घटेगा तो तृतीय क्षेत्र ने 1600 रुपए का मूल्य वृद्धि की है। इस प्रकार अगर हम कुल मूल्य वृद्धि देखते हैं तो इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपके सामने पूरा 6100 आंकड़ा आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप यहां देखते हैं उत्पादक के एंगल से तो 15,600 में से अगर 9,500 घटा दे तब भी आपका 6100 का आंकड़ा आ जाएगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि किस प्रकार से अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को हम कैलकुलेट करते हैं और यही चीज राष्ट्रीय उत्पादन में या जीडीपी में जोड़ी जाती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपके सामने स्लाइड है। देखिए 3 सेक्टर्स में हमने बांटा है अर्थव्यवस्था को और 3 सेक्टर्स में बांटने के बाद हम देखते हैं कि किस सेक्टर का कितना योगदान है। तो अगर आप इसमें देखेंगे 1973 और 2003 से कंपेयर किया गया, एनसीईआरटी की किताब से ही लिया गया ये। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1973 में अगर डेटा देखा जाए तो करीब 12,000 करोड़ रुपए का योगदान था जीडीपी में। पूरी जीडीपी हमारी 30,000 करोड़ की थी और आज देखेंगे आज हमारी जीडीपी 2,10,000 करोड़ की है 2013 में। 2003 का आंकड़ा बताइए। तो 2003 में हमारी जो जीडीपी थी वो 2,10,000 करोड़ रुपए थी और 1973 में ये मात्र 30,000 करोड़ थी। इस 30,000 में आप देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का जो हरा वाला है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान करीब 12-13 का था, 6-7 इसका था और 10,000 करोड़ सेवा क्षेत्र का था। अब देखिए सेवा क्षेत्र का 10,000 करोड़ से बढ़ करके कितना हो गया, 2,10,000 में से अगर आप घटाएंगे 1 लाख को तो आप पाएंगे 1,10,000 करोड़ रुपया सेवा क्षेत्र लगा रहा है, कम योगदान दे रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है और तीसरा आप देख सकते हैं प्राइमरी क्षेत्र का योगदान भी बढ़ा है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसको इनके योगदान को परसेंटेज में देखें तो मुझे लगता है ज्यादा सरलता से समझ में आ सकता है। उसी क्षेत्र को आप देखिए शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाते हैं कि अगर आप कैलकुलेट करें, डायग्राम आपके सामने है और आप देखेंगे कि सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये योगदान जो कि पहले करीब 25% था, अब बढ़कर ये 55% के आसपास आ रहा है। तो ये जो तेजी से बढ़ रहा है सेवा क्षेत्र का मूल्य, उसका महत्व आप समझ सकते हैं। सेवा क्षेत्र में मैंने बताया शिक्षा भी है, अस्पताल भी है, इंश्योरेंस भी है, बैंक भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है, होटलिंग भी है। ये सारे के सारे क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आते हैं और इन क्षेत्रों के अभाव में उत्पादन आज की डेट में संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर हम रोजगार देने की एंगल से देखते हैं कि किस क्षेत्र ने कितना रोजगार दे रखा है, तो बहुत सरल तरीके से एनसीईआरटी की डेटा में आपके सामने दिया गया है। आप देखिए 1973 में लगभग हमारे पास आप देखेंगे 72-73% लोग जो थे एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर में थे और द्वितीय क्षेत्र में इतने थे, तृतीय क्षेत्र में आप देखेंगे ज्यादा 15-20% थे। अब आप देखिए तीसरे आज की डेट में तीसरे क्षेत्र में जो उत्पादन मतलब बढ़ा है रोजगार का, ये काफी बढ़ चुका है। प्राइमरी सेक्टर का जो पहले 72 था अब आके 60 के आसपास आ गया है। प्राइमरी सेक्टर का उत्पादन एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर का रोल कम हुआ है, सेवा क्षेत्र का बढ़ा है और सेकेंडरी सेक्टर का भी रोल बढ़ा है। परसेंटेज में आप एग्जैक्ट डेटा देख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन, हालांकि हमें लेटेस्ट डेटा लेना चाहिए और ये डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की किताब में मिल जाएगा। कृपया आप लेटेस्ट डेटा से ही पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, पुराना आंकड़ा है और इसके बाद सेंसस हो चुका है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में एनसीईआरटी ने ये भी दिया है, जनरली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इनमें से, इसलिए मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहता। आप लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैं इसको करवाना चाहूंगा। Imagine what would happen if farmers refuse to sell sugar cane to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. This is an example of
secondary or industrial sector being dependent on primary sector. तो एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने दिया है, आप कल्पना करें कि यदि एक जगह के किसान जो है, सारे किसान उस पर्टिकुलर शुगर मिल को गन्ना देने से मना कर दें, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शुगर मिल यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है वो किसान यानी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट करता है। इसी तरीके से आपके सामने ये भी दिया हुआ है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाय। कंपनियों ने डिसाइड किया उनसे नहीं खरीदेंगे, अब क्या होगा? नेचुरल है, अगेन आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर का किस सेक्टर पे योगदान है, डिपेंडेंट है। और ये फार्मर्स बाय मेनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब आप कल्पना कीजिए कि ये सब उनको प्राइस जो है हैपन इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर और पंप सेट गो, इनकी कीमतें अगर वो बढ़ा दे तो क्या होगा? यानी कि फार्मर्स की इनकम भी सेवा क्षेत्र की इनकम पे निर्भर करती है। तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी ने सिर्फ इसलिए दिया है कि हर एक क्षेत्र का इसके अंदर योगदान होता है और तीनों सेक्टर एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम आपको दिखाएं तो इसमें पाएंगे कि थोड़ा इसको और छोटा करते हैं, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। प्यारे बच्चों, सेक्टर्स का जो डिवीजन एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के आधार पर किया गया है। दूसरा जो डिवीजन है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आधार पर भी किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हम उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर, मतलब जिसमें रोजगार लगातार मिलता रहेगा। मतलब उसमें आपको तुरंत नहीं कि भी कल से नहीं आना, ऐसा नहीं होता। तो अगर रोज आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप संगठित क्षेत्र में तभी कार्य करते हुए माने जाएंगे जब आपकी जो रोजगार है, आपकी जो नौकरी है वो स्थायी है, रेगुलर है, परमानेंट है, डेली वेज वर्कर नहीं है। अज्यूम्ड वर्क ऑफ इनकम, अश्योर्ड वर्क ऑफ इनकम, एंड आपको अश्योर्ड वर्क भी मिलेगा और इनकम भी मिलेगा। मतलब ये नहीं है कि कल मजदूरी मिलेगी या नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा डिफरेंट कानूनों के तहत ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर टू बी गवर्न्ड बाय डिफरेंट लॉज, चाहे वो वेज लॉ हो, चाहे लेबर लॉ हो, इन सारे कानूनों को मानता है संगठित क्षेत्र की। ये भी एक खासियत है। साथ ही संगठित क्षेत्र के अपने कर्मचारी को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा अनुदान देता है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, चाहे किसी भी प्रकार की, उसको हर हालत में इस प्रकार का योगदान जरूर प्रदान करता है। इसके अलावा संगठित क्षेत्र अपने एम्प्लॉइज को छुट्टियां भी देता है, परमानेंट। उनको पता है कि कब छुट्टी होगी, कब छुट्टी नहीं होगी, कितने गैजेटेड हॉलीडेज होंगे, कितने रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होंगे, कितनी वेकेशंस होंगी और वो कितनी छुट्टी ले सकते हैं। ये सारी चीजें संगठित क्षेत्र में जानकारी में होती है, पोर्टल में होती है, सबको पता होता है। जहां तक गैर संगठित क्षेत्र की बात है तो ये स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और फैले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। दूसरी बात है कि गैर संगठित क्षेत्र जो है लो पेड जॉब्स होती हैं, इसके अंदर बहुत कम पैसा, बहुत कम मजदूरी मिलता है। इसके अलावा ये इरेगुलर और अनसर्टेन होती हैं, जरूरी नहीं है कि कल आपको रोजगार मिल ही जाए। इसके अलावा आप देखेंगे सोशल सिक्योरिटी का कोई प्रावधान नहीं होता प्यारे बच्चों। इसमें ना तो पेंशन मिलती है, ना ही इसमें प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना ही इसमें आपको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की गारंटी मिलती है, ना इसका इंश्योरेंस वगैरह होता है। ये सब गैर संगठित होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं और इनके अंदर काम करना मतलब है कि आपका जॉब सिक्योर नहीं है, आपके ऊपर कानून जो है, सरकार के कानून लागू हो ये आवश्यक नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं प्यारे बच्चों। सेक्टर्स का डिवीजन प्राइमरी सेक्टर्स, इसके अलावा तीसरे तरीके से भी किया गया है। पहला हमने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। दूसरा हमने बताया ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। और तीसरा जो डिवीजन हुआ है वो हुआ है ऑनरशिप के आधार पर पब्लिक एंड प्राइवेट में। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होती हैं जिनमें सरकार जिनकी मालिक होती है,
संसाधनों पे सरकार का इस्तेमाल होता है, सरकार का आधिपत्य होता है और सरकार मुख्य रूप से इसको कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रयोग करती है। प्यारे बच्चों, सरकारी क्षेत्र में आप देखेंगे इंडियन रेलवे है, इंडियन एयरलाइंस है, बीएचईएल है। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे, एनटीपीसी है, डेसू है। ये सारे क्षेत्र जो है सरकारी क्षेत्र हैं और सरकारी क्षेत्र में बैंक भी सारे आते हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो सारे सरकारी क्षेत्रों में ही आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर की खासियत होती है कि उसमें जो ऑनर होता है प्राइवेट होता है या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और दोनों में अंतर क्या है। जो सरकारी क्षेत्र के यूनिट्स हैं, उत्पादन इकाइयां हैं, उनका मुख्य लक्ष्य कल्याणकारी होता है, लो प्राइस्ड होता है, जबकि निजी क्षेत्र अपना उद्देश्य लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। लाभ के अधिकतम करने के लिए वो कीमत भी ऊंची रखते हैं और तरह तरह तरीके से कस्टमर को बेवकूफ भी बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी के बारे में आपके यहाँ एक चैप्टर भी है, उपभोक्ता संरक्षण कानून भी बना है, ताकि आपको ये लोग किसी प्रकार का आपका शोषण ना कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको बताया भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। और ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में किया है। ऑर्गेनाइज क्षेत्र संगठित क्षेत्र को कहते हैं। संगठित क्षेत्र के अंदर जो रोजगार का जो शर्तें होती है वो निश्चित होती हैं। अश्योर आपका कार्य निश्चित रूप से आपको मिलेगा, आपकी एक सर्टेन इनकम भी निश्चित रूप से मिलेगी। आपको सरकारी ऐसे संगठनों को, ऐसे यूनिट्स को सरकारी नियमों का पालन भी करना पड़ेगा और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से मिलते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता, इसका जस्ट उल्टा होता है। छोटे होते हैं, फैले हुए होते हैं, इनमें आय इरेगुलर होती है, काम जरूरी नहीं है मिल जाए। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की कोई बात ही नहीं है। प्यारे बच्चों, सेक्टर्स का विभाजन प्राइमरी आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के आधार पर भी किया गया। पब्लिक सेक्टर हम उन सेक्टर्स को कहते हैं जिसमें सरकार की भूमिका होती है, सरकार उसकी मालिक होती है और सरकार ही डिसीजंस लेती है। दूसरी तरफ जो निजी क्षेत्र है वो निजी लोगों के हाथ में होता है, उसमें ऑनरशिप 51% या इससे अधिक ऑनरशिप शेयर्स की जो वैल्यू है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाना चाहेंगे। एक वीडियो क्लिप भी मेरी है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। इसके अलावा 10th क्लास में भी ये चैप्टर अभी आने वाला है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर, प्राइवेटाइजेशन के अंदर किस प्रकार से आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर्स के आने से क्या क्या परिवर्तन आया है, सरकारी क्षेत्र क्यों बीमार इंडस्ट्रीज के रूप में फेमस हो गए, क्यों इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हानि में जा रही हैं, क्या कारण है कि बीएसएनएल हानि में जा रहा है और बीएसएनएल से ही बीएसएनएल इज द गेटवे, बीएसएनएल से ही कनेक्शंस ले लेकर दूसरे जो एयरटेल, वोडाफोन ये सब अपना प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि वही चीज जब प्राइवेट सेक्टर में के हाथ में जाता है तो लाभकारी हो जाता है, वही क्षेत्र जब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रहता है तो हानिकारक रहता है। ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। थैंक यू।